सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था वीलैंस के हवाले से, वर्चुअल लैंस। अच्छा, नेटवर्किंग के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे बेसिक लोकल एरिया नेटवर्क को किस तरह से सिक्योर बनाया जाए ताकि इनसाइड नेटवर्क के अंदर हम लोग मुख्तलिफ तरह से जो है सिक्योरिटी अप्रोचेस जो है वो परफॉर्म कर सकें। उस हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने आईपी एड्रेसिंग को भी डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने लैन के इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाले से बात की थी कि स्विच जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ डिवाइसेस इन अ स्पेसिफिक लैन। ठीक है, एक सिक्योर नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन के लिए या फिर किसी भी तरह की नॉर्मल भी कम्युनिकेशन हो, हम लोग सिक्योरिटी के डोमेन से हट के भी अगर बात करें तो उसके लिए स्विच जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिक्योरिटी के हवाले से या सिक्योरिटी से हट के मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना कि जस्ट नेटवर्किंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, बल्कि जनरली भी मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी कि जो एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से मुराद ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के फिजिकल डिवाइसेस, वो सॉफ्टवेयर्स, वो हार्डवेयर्स या वो मीटवेयर्स जो कि कोलेक्टिवली उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। असीब, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा जी, तो मैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आपके साथ बात कर रहा था कि जो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से मैंने आपको कुछ टर्म्स यूज़ किए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर्स और मीटवेयर्स। ये तीन टर्मिनोलॉजीज़ का आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर्स तो वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो एप्लीकेशंस होती हैं जिनके ऊपर कोई सर्विसेज होती हैं, जिनकी मदद से हम कुछ सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी भी हमारी कम्युनिकेशन के दौरान हम एक सिस्को पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर के तौर पर, सिमुलेटर के तौर पर उसको यूज़ करते हैं। या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के हार्डवेयर्स के हवाले से अगर बात करें तो हार्डवेयर से मुराद उसके डाटा सेंटर की फिजिकल डिवाइसेस, राउटर्स, स्विचेस। ठीक है, अब स्विचेस की मैंने बात की है, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। फिर फायरवॉल होगी, एंड डिवाइसेस होंगे, ठीक है, कंप्यूटर्स और हो गए प्रिंटर्स, स्कैनर्स, इस तरह की डिवाइसेस। तो ये तमाम तरह डिवाइसेस बेसिकली हार्डवेयर्स की कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद आती है मीटवेयर। मीटवेयर बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि इन बेसिकली रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं। मीटवेयर वो पर्सनल्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कि इन सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स की कोलेक्टिवली यूजेज से इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि डेटा की ट्रांसमिशन को हमने कैपेबल बनाना है, डेटा की ट्रांसमिशन हमने यकीनी बनानी है। तो ये पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट होता है ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपकी कम्युनिकेशन सेटअप हो गया, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसके बाद उस कम्युनिकेशन के फ्लो को मेंटेन रखना, उसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना और उसकी अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखना। ठीक है, और उसके साथ साथ दरमियान में आने वाले इंट्रूडर्स के अटैक से उस इंफॉर्मेशन को बचाना। ये तमाम तर उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की या फिर वो स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने की हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के ऊपर, उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की कैटेगरी में आता है। तो जो स्विचेस और स्विच को हम डिप्लॉय करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की कैटेगरी में आता है जो कि हमने डिप्लॉयमेंट करनी ही करनी है, उसको इम्प्लीमेंट उस लैन के अंदर करना ही करना है फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक डिवाइसेस or for the distribution of even the internet which we are providing to that specific LAN। उस पर्पस के लिए भी हम लोगों ने स्विच को वहां पर डिप्लॉय करना ही करना है। लेकिन उसके साथ साथ उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चूंकि इंट्रूडर के अटैक्स आ सकते हैं, आइदर दोज अटैक्स आर एनॉमली बेस्ड और
दोज अटैक्स आर सिग्नेचर बेस्ड। किसी भी तरह के अगर कोई अटैक्स आते हैं, कोई इंट्रूडर, चाहे वो मॉस्करेडर है या मिसफीजर है। मॉस्करेडर से मुराद ये होती है कि वो कोई एक्सटर्नल बंदा भी हो सकता है, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन का बंदा, या कोई किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का बंदा, डिफरेंट डोमेन का बंदा हो सकता है, जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक ना हो। और जो मिसफेजर होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनल जो है ना बंदा भी हो सकता है, वहाँ जिसको उस ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, कोई स्पेसिफिक डाटा की, उस सर्वर की एक्सेस उसके पास है। तो उसके उन लोगों को किस तरह से हमने कंट्रोल करना है, उनकी किस तरह से मैनेजमेंट करनी है। उसके लिए अगर कोई इन केस किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में रह के कोई बंदा अगर अटैक करना भी चाह रहा है, चाहे वो मास्कुरेडर है या मिसफिजर है, तो उसके अटैक से भी हम लोगों ने पूरी के पूरे नेटवर्क को बचाना है। तो उस पर्पस के लिए हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी, बहुत सारी टर्म्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, चूंकि अभी आप लोगों का ये बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम लोग बात कर रहे थे। तो उसके सोल्यूशन के तौर पर हमने जो एक टॉपिक डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसकी बेसिक्स, वो था वीलैंस, वर्चुअल लैंस। तो अब वीलैंस बेसिकली क्यों क्रिएट की जाती हैं? हम जो डिवाइसेस, किसी एक कोई भी स्विच है उसकी मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं, बाज़ाहिर देखने में तो पोर्ट्स एक दूसरे के साथ साथ और एक साथ ही होती हैं ना, अटैच। लेकिन लॉजिकली उसके साथ जो डिवाइसेस होती हैं उनको कोई उनकी ग्रुपिंग करने के लिए, ताकि फिजिकल लोकेशन से ये चीज़ मैटर ना करे कि फिजिकली भी हमने उनको अलग अलग ग्रुपिंग करनी है। फिजिकली चाहे वो डिवाइसेस मिक्स पड़ी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी हैं, लेकिन लॉजिकली कॉन्सेप्ट वाइज अपनी अकॉर्डिंग टू द नीड हम उन डिवाइसेस को जब सेपरेट करते हैं, तो उसको एक मेजर लैन के अंदर, आगे सब लैन्स के अंदर, वर्चुअल लैन्स के अंदर जो है ना डिवाइड कर देते हैं, और उनके लिए एक स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट डोमेन बना देते हैं, ताकि पूरे स्विच के अंदर जो पूरी ब्रॉडकास्ट होती है उससे बचा जा सके। इसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो हमारे नेटवर्क की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, और दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी जो है वो इन्हेंस हो जाएगी, नेटवर्क हमारा सिक्योर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक बात हो गई कि वीलैंस की कंसेप्ट को हमने अंडरस्टैंड कर दिया। उसके बाद अब सेगमेंटेशन जो है, बेसिकली उसका बेनिफिट क्या होता है? एक तो हमने देख लिया कि वो ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट हो जाती हैं सेगमेंटेशन की वजह से। उसके बाद दूसरा उसका बेनिफिट ये होता है कि अननेसेसरी ट्रैफिक जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। यार ये कौन है जो बार बार डिस्टरबेंस कर रहा है? काइंडली अपने अपने माइक्स को म्यूट रखा करें। असलम, आपको क्या इशू है? बार बार आपका माइक जो है वो अनम्यूट हो रहा है। असलम, आप क्लास में हैं? अच्छा, क्लास में जब होते हैं तो यहाँ पर फिजिकली अगर नहीं मौजूद होते हैं, तो कम से कम आप जो है ना ऑनलाइन जब क्लास में होते हैं तो लाजमी जो है ना अवेलेबल रहा करें क्लास में। अच्छा, एक सेकंड आप ज़रा होल्ड।
अच्छा, ये दो बातें हो गई वीलैंस की। एक तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि हमने लॉजिकली सेगमेंटेशन क्रिएट करनी है अपने नेटवर्क के अंदर, और दूसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन को कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर दी थी। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जहाँ से आज की बात को लेके चलना है कि वीलैन टैगिंग के हवाले से, कि जब हमने एक स्विच में, क्योंकि हमने जब बात की कि कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स जब हम लोग किसी वीलैन को असाइन कर लेंगे, तो उस स्पेसिफिक एक पूरा जो लोकल एरिया नेटवर्क है, उस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो स्विच डिप्लॉयड है, वो स्विच की जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं वो उस स्पेसिफिक वीलैन का पार्ट बन गई। इसी तरह से डिफरेंट। असलम, क्या इशू है आपका असलम? आपको मैंने क्लास से रिमूव भी किया इसी वजह से। आपको पता नहीं चल रहा आपका माइक म्यूट है, क्या क्या इशू है असलम? अच्छा, चलें रहने दें। ये कोई ऐसे लोग होते हैं बाज जो सिर्फ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए आते हैं क्लास में। जैसे प्रीवियस क्लास में भी कुछ स्काइप ग्रुप में कोई लोग थे जो ऐसी क्लास को एंड कर देते थे। वीलैन टैगिंग के हवाले से मैं बात कर रहा था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को जब स्टैंडर्ड बनाया जाता है, जैसे ये जो अभी वीलैन हम लोग पढ़ रहे हैं ना प्रोटोकॉल, ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इस तरह से सिस्को के स्विचेस के अंदर इंटरनल इस तरह से टैगिंग करने के लिए वो सिस्को का अलग प्रोटोकॉल है, इंटर स्विच लिंक, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो डिफरेंट स्विचेस की इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करके लेके जाता है, वो है IEEE का 802.1 क्यू प्रोटोकॉल। ये बेसिकली एक वीलैन की टैगिंग के लिए यूज होता है। इसके पर्पस और बेनिफिट्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब एक स्विच की लैन को हम सेगमेंटेशन क्रिएट कर लेंगे एक स्विच की लैन के अंदर, यानी कि वहाँ पर डिफरेंट पार्टीशंस क्रिएट कर लेंगे, वर्चुअली लॉजिकल सेपरेशन कर लेंगे उस स्विच की लैन के अंदर, तो उस लैन की जो ट्रैफिक होगी, जब उस ट्रैफिक को आगे डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ कम्युनिकेट करके जाना होगा, तो उस ट्रैफिक को कैरी करके लेके जाने के लिए हमने कुछ पोर्ट्स को रिजर्व करना है और उसमें स्पेसिफिक प्रोटोकॉल चलाना है, ठीक है। ये हमने बात की थी, क्योंकि जब हम सेगमेंटेशन क्रिएट करेंगे तो तमाम तर जो है ना पोर्ट्स होंगी किसी ना किसी वीलैन का हिस्सा होंगी। जैसे कि हमने डिफॉल्ट वीलैन के हवाले से बात की थी। मुझे बताएं इमरान, आप बताएं जरा डिफॉल्ट वीलैन कौन सी थी? अहमद, आप बताएं वीलैन कौन सी डिफॉल्ट वीलैन के तौर पर काम करती है? जी जाफर, आप बताएं। सर वन तो नहीं होती? आपसे तो पूछा भी नहीं था सुफियान। आपको तो पता है, मुझे पता है इस बात का कि आपको इस बात का पता है। वीलैन वन, ठीक है। वीलैन वन जो होती है वो डिफॉल्ट वीलैन का काम कर रही होती है। यानी कि जब कोई भी पोर्ट्स अलग से हम सेपरेटली उनको सेग्रीगेट नहीं करेंगे, किसी वीलैन का पार्ट नहीं भी बनाएंगे, तब भी जो है ना वो पोर्ट्स किसी ना किसी वीलैन का हिस्सा होंगी, वीलैन वन का जैसे हिस्सा होती हैं, जिसको डिफॉल्ट वीलैन कहा जाता है। लेकिन जब हम डिफरेंट वीलैंस क्रिएट कर लेंगे, वीलैन 10, वीलैन 20, वीलैन 30, उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी एलोकेट कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी यही, कि आपने डिफरेंट जो है वो वीलैंस क्रिएट करनी है और उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी असाइन करने हैं। तो किस किस ने वो असाइनमेंट क्रिएट की है मुझे बताएं ज़रा। असाइनमेंट किस किस की हो चुकी है? हारून, आपने किया असाइनमेंट? हम्म।
हसीब आपकी हुई थी असाइनमेंट, आपने बना दी थी टोपोलॉजी। जी हसीब, मुझे बताएं ना आप लोगों ने की है, कोई प्रॉब्लम आई है, फिर उसी हिसाब से मैं आगे गाइड करूं और आगे चले ना, क्योंकि काम असल तो प्रैक्टिकल आप लोगों ने करना है। हाँ, उसको कंप्लीट करिएगा नेक्स्ट क्लास तक लाजमी। अच्छा, तो IEEE में आपको बता रहा था कि जैसे हमने डिफरेंट वीलैंड्स क्रिएट कर दिए एक स्विच के अंदर, तो सारी की सारी पोर्ट्स कुछ ना कुछ वीलैंड्स का हिस्सा बन गई। तो जब हमने ये बात की थी कि वीलैंड्स बेसिकली हमने नेटवर्क को सेग्रीगेट किया, इंटरनल एक आपने फ्रेगमेंटेशन क्रिएट कर दी नेटवर्क के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई भी एक वीलैन वाली जो पोर्ट में कोई डिवाइस कनेक्ट है, तो वो किसी और वीलैन के साथ जो है ना स्विच की टेक्नोलॉजीज, लेयर 2 टेक्नोलॉजीज के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके जाने के लिए हमारे पास कोई एक ऐसी पोर्ट, कोई एक ऐसा इंटरफेस, कोई एक ऐसा लिंक होना चाहिए जिस जो कि उनमें से किसी का पार्ट ना हो, ताकि वो उन तमाम की इंफॉर्मेशन तमाम के लिए कॉमन हो और फिर आगे डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन को लेके जाए। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने एक विलेन के लिए एक लिंक्स के हवाले से बात की थी, जिसको अप लिंक या ट्रंक लिंक क्रिएट करना कहते थे। ट्रंक लिंक हम लोगों ने क्रिएट किया था। उसका बेनिफिट ये होता था कि जब भी हम किसी इंटरफेस को ट्रंक लिंक के तौर पर कॉन्फ़िगर कर देते थे, तो उसका बेनिफिट ये होता था कि वो लैन की तमाम तर इंफॉर्मेशन, चाहे वो डिफरेंट वीलैंड्स का पार्ट ही क्यों ना हो, वो तमाम तर वीलैंड्स की इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाता था। क्यों लेके जाता था? क्योंकि जैसे ही उसको ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करते थे, तो वो किसी भी एक वीलैन की प्रॉपर्टी रहता ही नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं रहता था। वो उन तमाम तर वीलैंस से के अंदर से रिमूव हो जाता था, वो वाला स्पेसिफिक इंटरफेस, वो वाली पोर्ट। तो दैट्स वाई वो तमाम तर वीलैंस के लिए कॉमन हो जाता था। इस वजह से तमाम तर वीलैंस के टैग्स को कैरी करके आगे डिफरेंट स्विचेस में भी लेके जा सकता है। इसके अलावा राउटर्स में भी लेके जा सकता है उस इंफॉर्मेशन को कैरी कर कर। इसी वजह से जो ट्रंक लिंक होता है इसको अपलिंक भी बोलते हैं, और ये स्विच टू स्विच या स्विच टू राउटर क्रिएट किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ टैगिंग। ठीक है, वीलैन के टैग्स को कैरी कर कर लेके जाने के लिए। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अप लिंक को हम ये दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए भी करते हैं। तो जब हम राउटर की बात कर रहे हैं, तो राउटर में तो डिफरेंट नेटवर्क से चल रहे होते हैं ना, तो अब भी आप यूज करते हैं। नहीं, मैं स्विच के अंदर रह के बात कर रहा हूँ। अगर आप उसमें आप ट्रंक उसको अनेबल एक ही करते स्विच के हैं। इंटरनल आप डिफरेंट वीलैंड्स में डिफरेंट नेटवर्क्स बनाए हुए हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। जी दोहराएं आप। जी जी सर, आपने क्या बोला? एक ही स्विच के अंदर लेट्स सपोज आपने डिफरेंट नेटवर्क से मुराद डिफरेंट वीलैंड्स क्रिएट किए हैं, उनकी कम्युनिकेशन के लिए बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल यही है। उनकी कम्युनिकेशन के लिए उनके दरमियान डायरेक्टली हम लोग जो है वो ट्रंक लिंक नहीं क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोग पहले अपने नेटवर्क के अंदर एक राउटिंग वाली डिवाइस को ऐड करेंगे, जिसके पास जो है ना फीचर्स होंगे राउटिंग के, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन के, जैसे राउटर है। फिर स्विच को राउटर के साथ ट्रंक लिंक क्रिएट करवाएंगे, और फिर वो वाला, बेशक एक स्विच के इंटरनली दो वीलैंड्स क्यों ना हो, वो उस ट्रंक लिंक की मदद से कम्युनिकेट तो करेंगी, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन वो ट्रंक लिंक डायरेक्टली आपस में नहीं करवाएगा, बल्कि राउटर को साथ यूज करेगा, उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन करवाएगा। ये हम लोग करेंगे भी, ठीक है, प्रैक्टिकली। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हाँ, अच्छा, तो अब ये बात हमारी हो गई कि वीलैंस के हवाले से और अपलिंक्स के हवाले से मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर ये तमाम तरह इसकी इंफॉर्मेशन मेंशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ठीक है, ट्रंक की इनकैप्सुलेशन के लिए जो IEEE का प्रोटोकॉल है, एक ओपन स्टैंडर्ड 802.1 क्यू। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कि वीलैन के टैग्स को एक स्विच से दूसरे स्विच की तरफ कैरी कर कर लेके जाने के लिए होता है, और इसको अपलिंक भी बोलते हैं और ट्रंक लिंक भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो टोटल टैग जो अटैच होता है ट्रंक लिंक का, उसका जो साइज होता है वो 4 बाइट्स होता है। ठीक है, ये वाली चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, और ये कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, ये इनकी जो है ना याद रखा करें आप लोग।
अब जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में OSI मॉडल को जनरली डिस्कस करके मैंने आपको बताया था कि लेयर 1 2 में किस तरह से जो है वीलैन के टैग्स लगते हैं। तो वहाँ पर ही ये देखें जहाँ पर वीलैन के टैग्स लग रहे हैं लेयर 1 2 में, और साथ ही जो है ना अगर डिफरेंट बेसिकली लेयर 2 की डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनके दरमियान में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्सचेंज करना है या कम्युनिकेशन करनी है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो स्विचेस लेकर उनके दरमियान में भी कम्युनिकेशन करवाई थी। एक स्विच में सेम आईडी वाली वीलैन को दूसरे स्विच में सेम आईडी वाली वीलैन के साथ कम्युनिकेशन करवा पा रहे थे हम लोग। तो उसका क्या हमने उसके लिए प्रोसीजर किया था, उसके लिए हमने उनके दरमियान में ये 802.1 क्यू की इनकैप्सुलेशन करवाई थी, टैग ऐड किया था, जिसकी मदद से अप लिंक क्रिएट हुआ था, ट्रंक लिंक, और उसकी मदद से फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी। अदरवाइज सारी वीलेंस की इंफॉर्मेशन, सारे टैग्स हमने असाइन कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हुई थी। क्यों? कि वो स्पेसिफिक पोर्ट जो कि हमने दो स्विचेस के दरमियान में अटैच की हुई थी, वो पोर्ट्स आपस में उन वीलैंड्स के डाटा को कैरी कर कर ही नहीं लेके जा रही थी, क्योंकि उस वक्त एक्सेस मोड में थी। और एक्सेस मोड में जो पोर्ट होती है आपको पता है वो किसी भी वीलैन के टैग्स को कैरी कर कर लेके जाने की सलाहियत नहीं रखती। जो एक्सेस मोड में होती है या डाउन लिंक भी उसको कहते हैं, वो पोर्ट जस्ट उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा आप किसी वीलैन का हिस्सा बना लो और उसके साथ आगे आप स्विच नहीं अटैच कर सकते। ठीक है, उसके साथ आपने आगे मजीद जो है ना आईपी बेस्ड डिवाइसेस एंड डिवाइसेस कनेक्ट करनी होती हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ठीक है, इसके अलावा प्रिंटर, स्कैनर्स, आईपी कैमरास, वॉइस ओवर आईपी डिवाइसेस, इस तरह की डिवाइसेस आप उसके साथ आगे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इनकैप्सुलेशन का ये पर्पस था, ये बेनिफिट था। ये इनकैप्सुलेशन आपको आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी जब आप डिफरेंट नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन भी करवा रहे होंगे बाय यूजिंग स्विच, या आप जब अपनी गेटवे की डिवाइसेस को भी अपने नेटवर्क के अंदर अटैच करेंगे। अच्छा, ये एक तो ये प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, 802.1 क्यू, जो कि IEEE का ओपन स्टैंडर्ड है। IEEE जो भी प्रोटोकॉल बनाता है, आपको मैंने बताया था IEEE का बैकग्राउंड भी बताया था, इसके हवाले से आप लोग मज़ीद भी स्टडी करें। जो भी आप में से लोग रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च करना चाहते हैं उनको IEEE की बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे या फिर प्रोटोकॉल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो उनमें से ही एक प्रोटोकॉल है जो कि ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जबकि जो सिस्को के इन्वायरमेंट के अंदर पहले यूज होता था, अब तो नहीं यूज होता, लेकिन वो भी प्रोटोकॉल है जिसको इंटर स्विच लिंक कहा जाता है, ISL सिस्को का। ठीक है, ISL इंटर स्विच लिंक, ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। इसका भी वही पर्पस होता है कि वीलैन के टैग्स को कैरी कर कर लेके जाता है, लेकिन ये जस्ट स्विचेस जो होते हैं वो सिस्को के ही होने चाहिए। अब ये नहीं है कि एक तरफ सिस्को का स्विच होगा, दूसरी तरफ हुआवे या पालो आल्टो का स्विच होगा, फिर भी उनकी कम्युनिकेशन करवाएगा, नहीं। इसके लिए दोनों तरफ आपके पास सेम वेंडर की डिवाइसेस, यानी सेम वेंडर से मुराद भी जस्ट सिस्को की डिवाइसेस होनी चाहिए। किसी का प्रोप्राइटरी होने से मुराद ये होती है कि वो प्रोटोकॉल जो होता है सिर्फ उसी डिवाइस, उसी वेंडर की डिवाइसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज अगर किसी और डिवाइस अगर नेटवर्क के अंदर आप अटैच करेंगे तो आपके नेटवर्क के अंदर कंपैटिबिलिटी का इशू आएगा। ये कंपैटिबिलिटी का इशू जो है ना, इसको भी रिजॉल्व करना होता है बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आप लोगों ने। तो इस वजह से ये सिस्को का प्रोप्राइटरी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे हम सिस्को का पूरा ही इन्वायरमेंट डिप्लॉय कर रहे हो तो हम जो है ना ट्रंक लिंक ही बनाते हैं, 802.1 क्यू जो है ना वही प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। मैंने आज तक इसको ISL को यूज़ नहीं किया वैसे कभी, और इस वजह से यहाँ पर देखें मेंशन भी है कि इसको आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर बहुत कम देखेंगे, ज़्यादातर आप 802.1 क्यू को ही डिप्लॉयड होता हुआ देखेंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है ना HP के स्विचेस भी होते हैं, राउटर्स भी होते हैं, और भी बहुत सारे राउटर्स होते हैं, और कुछ पहले से जो है ना ये स्विचेस ऐसी चीज़ है ना जो ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज भी करना चाहे तो उसके साथ भी जो प्रीवियस उनके पास डिवाइसेस होती हैं उनको भी साथ जो है ना नेटवर्क के अंदर कहीं ना कहीं यूज़ करती हैं। चाहे ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपने गेटवे वाली डिवाइसेस में मजीद सिक्योरिटी इन्हेंस करने के लिए फायरवॉल से अटैच कर लेंगे। सर्वर्स के अंदर जो है ना
पैरेलल स्केलेबिलिटी और सीरियल स्केलेबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन वो जो मजीद जस्ट रेयरली स्पेसिफिकली जो लैन की इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उनको वो चाहेंगे कि वो उनको बिल्कुल जो है ना रॉ में यूज़ ना करें या बिल्कुल ही फेंक ना दें। इस वजह से आप देखेंगे कि इस तरह डिफरेंट वेंडर्स की डिवाइसेस भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिप्लॉयड हुई नजर आएंगी। तो इस वजह से हम लोग यही प्रेफर करते हैं, या फ्यूचर में भी कोई अटैच कर सकता है, फिर उसको कंपैटिबिलिटी का इशू आ सकता है। इसलिए ज़्यादा कोशिश आप लोगों ने भी यही करनी है कि ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज़ करें। अगर आपके पास दोनों तरह के प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, कि एक तरफ ओपन स्टैंडर्ड भी है और कोई प्रोप्राइटरी भी है, तो आप जो है वो जो है ना प्रायोरिटी जो है वो ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को दें, ताकि आपको इस तरह का जो है ना इशू फेस ना करना पड़े। अच्छा, अब हम लोग दोबारा, और इसका जो साइज होता है वो यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। टोटल जो है ना, जैसे वहाँ पर उसका 802.1q का मेंशन था 4 बाइट्स, इसका अलग से अपना साइज वगैरह इसको आप लोग देख लीजिएगा। और अब आज थोड़ी सी एक मज़ीद एडिशनल चीज़, ठीक है, ये आप लोग जहन में रखिएगा। जैसे मैं आपके साथ बता रहा था स्विच की मदद से भी हम डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करवाएंगे, उसका क्या मकसद था और इस बात का क्या मतलब है। स्विचेस याद रखिएगा, हमने बात की थी OSI मॉडल में कि लेयर 2 के ऊपर ऑपरेशनल होते हैं। जब कोई भी डिवाइस लेयर 2 के ऊपर ऑपरेशनल है, लेयर 2 के ऊपर काम कर रही है, तो इसका ये मतलब होता है कि वो जब भी कोई डिवाइसेस उसके साथ अटैच होंगी, उनका मैक एड्रेस ऐड करके मैक एड्रेस की बेस के ऊपर उनकी कम्युनिकेशन करवाएंगी। लेकिन अब ऐसा भी है कि हमारे नेटवर्क के अंदर जो है वो हम लेयर 2 के साथ साथ लेयर 3 के स्विचेस भी आ गए मार्केट के अंदर, ठीक है। लेयर 3 से मुराद कौन सी डिवाइस होती है? राउटर होता है ना, जो कि आईपी की बेस के ऊपर कम्युनिकेशन करता है, प्रोटोकॉल्स लाता है, राउटिंग की कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर। इस तरह से हमारे नेटवर्क के अंदर हम जो है ना लेयर 3 के स्विचेस को भी यूज कर सकते हैं, जिसको MLS कहा जाता है, मल्टी लेयर स्विचेस। इनका ये बेनिफिट होता है कि ये लेयर 2 के ऊपर भी ऑपरेशनल होते हैं, लेयर 2 के कैपेबिलिटीज भी इनके पास होती हैं, और उसके साथ साथ लेयर 3 के फीचर्स भी इनके पास होते हैं। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि लैन के अंदर कोई ऐसी फंक्शनलिटी परफॉर्म करना जहां पर कोई आपके राउटर्स की स्पेसिफिक जो है ना नीड है, तो वो तमाम तर पर्पजेज, वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर फीचर्स जो है वो MLS से हम लोग यूटिलाइज करवा देते हैं, ताकि राउटर के बजाय ज़्यादातर चूंकि फायरवॉल को डिप्लॉय किया जाता है या इवन राउटर को भी सिक्योर बना के यूज़ करना हो, तो वो वैन लेवल के ऊपर ज़्यादा वहां पर उसको यूज़ किया जाए, ताकि राउटर के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना डाला जाए। दूसरा बेनिफिट ये होता है, क्योंकि हम नेटवर्क के अंदर, मैंने आपको बताया था कि एक कोर स्विच होता है जो कि मेन डाटा सेंटर के साथ अटैच किया जाता है, वेरी नेक्स्ट टू अवर गेटवे राउटर। तो वहां पर हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं MLS को, मल्टी लेयर स्विच को, क्योंकि कोर स्विच के तौर पर ये काम करेगा। तो इसको हम सर्वर भी बनाएंगे, VTP सर्वर बनाएंगे इसमें, ताकि तमाम तर VLAN के डेटाबेस को आगे कैरी कर कर ले जाए। तो और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। तो जब इसके ऊपर ज़्यादा लोड को बढ़ाएंगे, लोड बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली जो लेयर 2 का स्विच होता है उसके बजाय लेयर 3 के अंदर उसकी पावर, उसकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और हर लिहाज से जो है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है और उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इस वजह से आप लोग ये भी आज की क्लास में याद रखिएगा कि स्विच जो है वो दो तरह का होता है, एक लेयर 2 स्विच होता है और एक MLS होता है, जो कि लेयर 2 के ऊपर भी और लेयर 3 के ऊपर भी फंक्शनिंग करता है। तो जब लेयर 3 की बात आती है तो आल्सो यहाँ पर देखिए मेंशन है कि लेयर 4 की भी उसके पास कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट बात है कि MLS मल्टी लेयर स्विच भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं प्रैक्टिकली हम लोग अपने डाटा सेंटर के अंदर काम करेंगे फिजिकल क्लास में, तो उसमें मैं आपको लेयर 3 स्विच का भी मज़ीद तारुफ भी करवाऊँगा और वो फिजिक दिखाऊँगा भी कि किस तरह होता है, उसमें क्या थोड़े से फीचर्स चेंज होते हैं, वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा।
और उसको हमने यूज़ भी करना है फिर नेक्स्ट। ये नोट कर लें सारी ये चीज़। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा फिर दोबारा से आज जो है वो एक प्रैक्टिकली, चूँकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है, मैंने जो असाइनमेंट दी थी कि नहीं उनसे वीलेंस जो है ना वो ऐड हो सकी, और उनकी जो है ना आपस में किस तरह से करना है दो स्विचेस के दरमियान में या फिर इवन एक स्विच में डिप्लॉयमेंट, तो वो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। और टोपोलॉजी जिन लोगों ने अभी तक कल ही पैकेट ट्रेसर किया था, तो आप लोग कोशिश क्या करेंगे ना, ये वीडियोस इसलिए हमने रिकॉर्डिंग भी साथ सेव की होती है कि आप लोग जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो यहाँ से देख देख के जो है ना वो देख लें स्टेप्स किस तरह से हम डिवाइसेस नोड्स को ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट नोड्स को, और फिर किस तरह से उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो वीडियोस का यही पर्पस होता है कि उसको आप साथ प्ले कर लें और साथ वहाँ से देखकर अपने नेटवर्क के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, अब पैकेट ट्रेसर के अंदर हम लोग सिंपल सा एक टोपोलॉजी बनाते हैं। ये दोबारा से टोपोलॉजी मेरे पास सेव है, लेकिन चूंकि अभी आप लोगों के इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ आप लोगों का पैकेट ट्रेसर में, इसलिए मैं कोशिश करूंगा इनिशियली कि हर एक क्लास में जो है ना नई टोपोलॉजी क्रिएट करूं। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपका अच्छा जो है ना इस पे आपको पता चल जाएगा, देखने से भी आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये नोड्स ऐड किए जाते हैं, इनको कनेक्ट किया जाता है और वन बाय वन इन स्विचेस को कैसे एक्सेस किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड ज़रा वेट करिएगा, मैं चार्जिंग इसकी ऑन कर दूं, चार्जर मैंने नहीं लगाया था। मैं चेक कर लेता हूं। आप स्काइप पे ऐड हैं या मीट पे? मीट पे स्क्रीन तो शेयर्ड है, आपके इंटरनेट का कोई इशू होगा, यहाँ से स्क्रीन शेयर्ड है। अच्छा ठीक, सही है। अच्छा, ये स्विच हमने ऐड कर दिया इसमें। दोबारा से बस आज वीलैंस मैं दोबारा से बनाना सिखाऊंगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना इसका इनहेंस टॉपिक करेंगे वीलैंस का ही। ये इसको इसलिए मेक श्योर कर लें सारे लोग के नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपको वीलैंस बनानी आ जानी चाहिए, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है नेक्स्ट लेक्चर का। ये बनाना आएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक की भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है, ये डिफरेंट नोड्स हमने अटैच कर दिए, 3 डिफरेंट हम लोगों ने फिजिकली भी इनको डिफरेंट कर दिया, लेकिन फिजिकली डिफरेंट ना भी हो, जो मैंने आपको टर्म यूज़ की थी लॉजिकल सेपरेशन, उससे मुराद ये थी कि एक इस ग्रुप की डिवाइस, एक इस ग्रुप की डिवाइस और एक इस ग्रुप की डिवाइस, इसको भी एक वीलैन में बना के उनकी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड लॉजिकल सेपरेशन। अभी तो मैंने फिजिकली भी सेपरेशन की हुई है ना, तो आप लॉजिकली सेपरेशन से मुराद ये है कि फिजिकली बेशक वो डिवाइसेस मिक्स हों, लॉजिकली जो है वो डिवाइसेस जो है ना वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हमने जब उनको लाना है, तो दैट्स कॉल्ड जो है ना वी लेंस, वर्चुअल लेंस। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के कुछ लोगों को भी बाज़ औक़ात एक विलेन में रखना होता है, जैसे हायर अथॉरिटीज़ जो होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उन सब को किसी एक विलेन में रखा होता है कि उन सब के दरमियान में आपस में कम्युनिकेशन के लिए की जा सके। तो फिजिकली तो वो डिफरेंट लोकेशंस होंगी, एक डिपार्टमेंट ये है तो एक डिवाइस यहाँ पर होगी, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। तो बस हमें ये पता होगा कि कौन कौन सी पोर्ट्स के साथ वो डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, उन तमाम तर पोर्ट्स को एक विलेन में रख लेंगे। तो फिजिकली तो वो डिफरेंट प्लेस पे होंगी, लेकिन लॉजिकली हम लोग उसको सेम विलेन में ऐड कर देंगे। तो ये बेसिकली दैट्स कॉल्ड योर लॉजिकल सेगमेंटेशन। जो भी आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर। एक चाहे चाहे फिजिकल जियोग्राफिकली भी एक जो है ना डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे वो मौजूद हूँ। डिफरेंट लोकेशन से मुराद ये भी ना समझिएगा कि कोई किलोमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर, चूँकि स्विचेस के साथ जब हम इनकी कनेक्टिविटी करवाएंगे तो
इथरनेट केबल यूज़ करेंगे RJ45, तो उसके लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 100 मीटर्स तक जो है ना वो इफ़ेक्टिव होती है और आपकी कम्युनिकेशन कर सकती है। तो उसी रेंज के अंदर ही रह के हमने ये पोर्शंस फिजिकली जो है ना डिफरेंट हो सकते हैं, पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3, जिस तरह से डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेम वीलैन में अटैच करके उनकी कम्युनिकेशन को हम मेक श्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। सर मुझे बता सकते हैं कि ये वीलैंस की भी सिक्योरिटी होती है? जी सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये वीलैंस की भी सिक्योरिटी होती है? वीलैन की क्या होती है? सिक्योरिटी। ये वीलैन बनाती है सिक्योरिटी के लिए, है ना, एक इनका पर्पस सिक्योरिटी भी है। जब वीलैन में हमने लॉजिकल सेगमेंटेशन क्रिएट कर दी नेटवर्क के अंदर, तो लॉजिकल सेगमेंटेशन का बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई एक पार्ट नेटवर्क का एक सेगमेंट जो है वो इफेक्ट हो भी गया, उसके ऊपर अटैक हो भी गया, तो दूसरा पार्ट सेव रहेगा, उसके वो बच जाएगा। तो ये सिक्योरिटी का एक फीचर ही है ना। अच्छा जी, अब दोबारा से हमने स्विच को एक्सेस किया। आपको पता है कि बाकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता होता हूँ कि रियल स्विच को भी मैं एक्सेस करके रखता हूँ क्लास में, और ये सिस्को पैकेट ट्रेसर का स्विच भी होता है। तो इनकी एक्सेस, जस्ट एक्सेस का मेथड डिफरेंट है। पैकेट ट्रेसर में थोड़ा इजी है, जस्ट स्विच के ऊपर क्लिक करते हैं, CLI मोड में आते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की हमें एक्सेस मिल जाती है। जबकि रियल स्विच के अंदर हमें एक सॉफ्टवेयर है पुट्टी या टेराटर्न, उनकी मदद से उसके CLI मोड में जाकर उसको एक्सेस करना होता है। उसके बाद जब एक्सेस मिल जाए, उसके बाद हमें पता है कि तमाम तर काम, तमाम तर फीचर्स, तमाम तर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसी वजह से मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड भी कर रहा हूँ और आपके साथ ज़्यादा जोर भी दे रहा हूँ इस बात के ऊपर कि जितना जल्दी हो सके सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर आप अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स करना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। अब हम लोग कोई स्पेसिफिक पोर्ट्स जिनको किसी एक वीलैन का पार्ट बनाना चाह रहे हैं उनको एक्सेस कर देते हैं। तो उसके लिए इंटरफेस, रेंज, फास्ट इथरनेट, चूँकि इंटरफेसेस यूज़ कर रहे हैं हम स्विच के, तो वो 0/1 से लेकर 5 तक हमने इंटरफेसेस को एक्सेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने उन इंटरफेसेस को, बाज़ औक़ात वो डायनेमिक मोड में होते हैं, तो हम उनको मोड उनका एक्सेस में ले आएंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और फिर स्विच पोर्ट एक्सेस। एक्सेस देने के बाद यहाँ पर हम जो भी वीलैन का नंबर अटैच करेंगे तो उस वीलैन का पार्ट बन जाएगी। लेकिन अभी तक हमने कोई वीलैन नहीं बनाई हुई, तो कोई बात नहीं, हम पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जो जो वीलैन्स हम बनाना चाहें वहाँ पर अलग से भी बना सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। एक ये होता है तरीका, और दूसरा यहाँ पर जो भी वीलैन हम लोग लिखेंगे, लेट्स सपोज वीलैन 10 हमने बनाई तो नहीं है अभी, लेकिन वीलैन 10 लिखेंगे तो ये वीलैन 10 का पार्ट बन गई। देखें, एक्सेस वीलैन डज नॉट एग्जिस्ट, और हमने क्रिएटिंग वीलैन, यानी इन्होंने वीलैन ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाती है इस मोड के अंदर। अब ये देख भी लेंगे हम लोग। शो वीलैन की बात करें तो वीलैन 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट वीलैन थी, पहले से तमाम पोर्ट्स उसका हिस्सा थी, लेकिन अब 6 से लेकर आगे 24 तक और गीगाबिट 1 और 2 ये वाली पोर्ट्स इसका पार्ट रह गई हैं। बाकी जो गीगा वीलैन जो 10 का पार्ट थी बन गई हैं, हम लोगों ने अटैच किए हैं 1 से लेकर 5 तक, वो वीलैन 10 में बन गई। अब एक बात और ये यहाँ पर बताता हुआ चलूँ आप लोगों को कि वीलैन जैसे हम क्रिएट करते हैं ऐसे ही हम डिलीट भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, अगर वीलैन 10 को हमने डिलीट करना हो तो नो वीलैन 10 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से वीलैन डिलीट हो जाती है। देखें, शो वीलैन की बात करें तो देखें वीलैन 1, और अब यहाँ पर वीलैन 10 जो है ना यहाँ से रिमूव हो गई। लेकिन अब एक चीज आप और नोट करें, वो बात क्या है? वो बात यह है कि जब हमने वीलैन को 10 को डिलीट किया तो उसके साथ ही फिजिकल जो पोर्ट्स थी हमारे पास
1 से लेकर 5 तक वो भी डिलीट हो गई। ये देखें, अब बजायर तो हमारे पास VLAN 1 में सारी पोर्ट्स होती हैं 1 से लेकर 24 तक, लेकिन 1 से लेकर 5 तक हमने उनको एक्सेस किया, VLAN 10 का पार्ट बनाया, लेकिन VLAN 10 को डिलीट किया तो वो पोर्ट्स भी हमारे इस कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट से रिमूव हो गई। अब वो बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट पे चली गई हैं, फ्लोट कर रही है नेटवर्क के अंदर, लेकिन वो यूज नहीं हो पा रही कहीं पर, वो अप डाउन होना शुरू हो जाएंगी, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उनकी कम्युनिकेशन में जो है ना वो टेक पार्ट नहीं कर रही होंगी। इस वजह से जब भी हम लोगों को कोई VLAN डिलीट करनी हो तो ये इस चीज को जहन में रखना है कि उस VLAN के जो पोर्ट्स असाइन की हुई हैं उनको पहले से ही किसी और VLAN का हिस्सा बना दें, और अगर नहीं भी किसी और का बनाते हैं तो एट लीस्ट VLAN 1 डिफॉल्ट VLAN का हिस्सा लाजमी बना दें। ये चीज मैंने बहुत ज्यादा जो है ना शुरू में जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते होते थे रियल स्विचेस के अंदर, तो ये चीज फेस की है मैंने। आप लोग भी जब रियल इन्वायरमेंट के अंदर डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे VLANs की, तो वहां पर बनानी भी पड़ेंगी, वापस डिलीट भी करनी पड़ेंगी। तो ये मैंने इसलिए पहले खुद करके दिखाया है आपको कि आपने इस चीज को जहन में रखना है कि VLAN जब भी कोई डिलीट करनी है तो उससे पहले उसको जो इंटरफेसेस, जो पोर्ट्स आपने असाइन की हुई हैं, वो पोर्ट्स उससे पहले किसी और VLAN का पार्ट आपने बनाना है। उसको अब बनाना कैसे है, वो बड़ा इजी काम है। अब डिलीट हो गई थी ना, लेकिन हम दोबारा से अगर एक्सेस करना हो तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर 5 तक दोबारा से उनको एक्सेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्विच पोर्ट तो एक्सेस हो जाएगा, और फिर स्विच पोर्ट एक्सेस हम लोग दे देंगे उनकी VLAN 1 जो डिफॉल्ट VLAN थी। अब देखिएगा वो पोर्ट सारी की सारी दोबारा से आ चुकी होंगी, नेटवर्क में हमारे अटैच हो चुकी होंगी, जो इनको हम यूज कर सकते हैं दोबारा से। तो शो VLAN करके देखते हैं, देखें 1 से लेकर 5 तक भी आ गई, 6 7 और आगे सम जो भी हैं वो अटैच हो गई। इसके बाद मजीद आप लोगों को चूंकि असाइनमेंट दी हुई है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक और बात जो ट्रंक लिंक के हवाले से मैं बता रहा था, तो ट्रंक लिंक्स जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज गीगाबिट 0/1 इसके साथ हम लोग मजीद एक स्विच अटैच करते हैं, आगे टैग कैरी करके लेके जाना मैंने आपको बताया भी था, और ये आप खुद से करेंगे भी, और अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा भी बता दूंगा। अभी जस्ट क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, मैं ट्रंक लिंक क्रिएट करना आपको बताता हूँ दोबारा से कि वो किस तरह से क्रिएट होगा। सबसे पहले सैम डिवाइसेस, जो भी OSI मॉडल में सैम लेयर के ऊपर काम करने वाली डिवाइसेस होती हैं, याद रखिएगा उन डिवाइसेस को हमेशा क्रॉस केबल से जो है ना आपस में अटैच करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ये टाइम भी थोड़ा रह गया, हम इसको जल्दी से क्लोज करते हैं। तो उसके लिए हम क्रॉस केबल यूज करते हैं यहाँ पर इनके दरमियान में, और गीगाबिट 0/1 ये इंटरफेस यूज करते हैं। अब वो बात, वो कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया था, उस कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट करता हूँ पहले, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। जो मैंने आपको ये बताया था 802.1Q, ये VLAN की टैगिंग के लिए यूज होता है, और ये बेसिकली अपलिंक के तौर पर इसको यूज करते हैं, जो कि एक IEEE का ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर चूंकि अगर शो VLAN की बात करें तो यहाँ ये गीगाबिट 0/1 भी देखें किसी VLAN का हिस्सा है, जबकि हमारे नेटवर्क के अंदर तो हम बहुत सारी VLANs हो सकती हैं। कॉन्फ़िगरेशन करें, एक VLAN हम लोगों ने 20 बना दी, ठीक है, उसके बाद VLAN 30, लेकिन VLANs बनाना बहुत आसान काम है। इस तरह से मुख्तलिफ VLANs होंगी, देखिए VLAN 20, VLAN 30, तो मुख्तलिफ पोर्ट्स मुख्तलिफ VLANs का हिस्सा होंगी, और इन VLANs के अंदर किसी भी VLAN के अंदर किसी पोर्ट के साथ जो डिवाइस कनेक्ट होंगी या जो भी पोर्ट्स होंगी वो उसी VLAN का पार्ट होंगी, और उसी VLAN के साथ ही कम्युनिकेट कर सकेंगी इंटरनली। इंट्रा कम्युनिकेशन होगी, इंट्रा नेटवर्क कम्युनिकेशन होगी, इंट्रा VLAN कम्युनिकेशन होगी, इंटर VLAN नहीं हो पाएगी। इंट्रा से मुराद ये होता है कि उसी VLAN की डोमेन के अंदर अंदर, और इंटर से मुराद ये होती है कि उस VLAN की डोमेन से बाहर भी कम्युनिकेशन जब करनी हो। तो ऑब्वियसली उसके लिए जब हमने जो पोर्ट अटैच किया है, ये वाली पोर्ट, ये ना कि सिर्फ VLAN 1 के डेटा को आगे लेके जाना है इसने, और ना ही सिर्फ इसने VLAN 20 के डेटा को लेके जाना है,
ना ही VLAN 30 के डाटा को लेके जाना है। इन में से किसी इंडिविजुअल के डाटा को नहीं लेके जाना, बल्कि इन तमाम तर VLANs के डाटा को आगे करके कैरी करके लेके जाना है। क्योंकि हमने बताया था कि एक कोर स्विच होगा, उसमें जितने भी VLANs होंगी आगे उनको मजीद इनहेंस कर सकते हैं। हमने VLANs बनाने का पर्पज एक ये भी होता है कि नेटवर्क के अंदर स्केलेबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी से मुराद ये होती है कि फ्यूचर में जब उस डिपार्टमेंट में नोड्स को, जब हमने नोड्स की एडिशन करनी है, तो नोड्स के एडिशन के बाद उस स्विच के पास पोर्ट्स भी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हम पैरेलल स्विचेस मजीद ऐड कर लेंगे, पैरेलल स्केलेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। हम लोग साथ एक पैरेलल स्विच अटैच कर सकेंगे, एक या एक से ज़्यादा, ताकि एक स्विच के लैन में कोई एक वीलैन बनी हुई है तो डिफरेंट और स्विचेस में भी वो वीलैन बनाकर उन स्विचेस को आपस में अटैच कर कर उनको सेम आईडी असाइन कर कर उनकी कम्युनिकेशन करवा सकें। वो कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब वो एक स्विच से डाटा कैरी कर कर दूसरे में लेके जाया जाएगा। तो वो स्विच से वो जो पोर्ट, अगर जैसे अभी हमारे पास पोर्ट है गीगाबिट 0/1, वो तो खुद किसी वीलैन का हिस्सा है, तो वो किसी और वीलैन की कैसे इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाएगी। तो उसके लिए हमारे जो पोर्ट जो है वो डिफरेंट अपलिंक्स के साथ अटैच होती है स्विचेस के साथ, उसको इन तमाम तर वीलैंस में से रिमूव करना होता है। रिमूव करने से मुराद ये होता है कि वो ग्लोबली इन तमाम तर वीलैंस जो है ना कम्युनिकेशन के लिए हमने उसको यूज करना होता है। तो दैट्स वाई इसको हम जैसे ट्रंक लिंक बनाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि वो किसी भी इनमें से वीलैन का हिस्सा नहीं रहेगी, ट्रंक लिंक वाली जो पोर्ट होगी। तो गीगाबिट 0/1 है, इसको हम ट्रंक लिंक के तौर पर अब कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1 और स्विच पोर्ट मोड हम लोग इसको क्या कर देंगे, ट्रंक इसमें कॉन्फ़िगर कर देंगे। अब देखिए ट्रंक लिंक यहाँ पर इनेबल हो गया। जैसे ही यहाँ पर ट्रंक लिंक इनेबल होगा, आप लोग देखिएगा एक चीज को, शो वीलैन। अब ये देखें यहाँ से गीगाबिट 0/1 जो है वो रिमूव हो चुकी है, ना कि यहाँ से बल्कि किसी और वीलैन का भी पार्ट नहीं रहे। क्यों कि अब इसका ये पर्पज है कि ये ट्रंक लिंक अपलिंक क्रिएट हो गया और ये तमाम तर वीलैंस के डेटा को कैरी कर कर आगे लेके जाएगी और उस डेस्टिनेशन के साथ कम्युनिकेट करवाएगी। तो ये बेनिफिट्स होते हैं, ये पर्पज है 802.1 क्यू का। इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन .1 क्यू। उसको मजीद आगे डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम डिफरेंट वीलैंस की भी आपस में कम्युनिकेशन करवा रहे होंगे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है वीलैंस का और वीलैंस की कम्युनिकेशन का। इसको आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। जो मैंने असाइनमेंट दी थी, यानी आपने 2 स्विचेस यूज कर रहे हैं या 3-4 स्विचेस आप यूज कर लें, जितने भी स्विच से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसमें डिफरेंट वीलैंस बनाएं। एक स्विच में डिफरेंट वीलैंस बनाएं, उन तमाम तर वीलैंस को बाकी तमाम स्विचेस में भी डिप्लॉय करें, कुछ कुछ पोर्ट्स उनको असाइन करें, और फिर जो वीलैन स्विच 1 में बनी हुई है वो स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 तमाम तर स्विचेस की डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करे। उसके लिए यही तमाम जो है ना कॉन्सेप्ट्स को आपने यूटिलाइज करना होगा जो मैंने आपको बताए हैं। अब आप ये सारा काम जब नेक्स्ट क्लास में मैनुअल करके आएंगे कि एक काम सारे स्विचेस में आपको मैनुअली करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा वो मैं बताऊंगा, आपके लिए सरप्राइज है। और दूसरी बात यह है कि आप उसका सलूशन क्या है, यही काम इसको हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं कि हम एक स्विच में कोई काम करें बाकी तमाम स्विचेस में वो काम ऑटोमेटिकली हो जाए। ये कैसे करें, ये तमाम तर काम मैं तब समझाऊंगा और तब करवाऊंगा जब आपकी ये बेसिक असाइनमेंट पहले कंप्लीट होगी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि 4 स्विचेस आप लोगों ने लेने, हर एक स्विच में 4-4 वीलैंस बनानी है, और वही सेम वीलैन की आईडी पहले स्विच में देनी है। जैसे वीलैन 10, 20, 30, 40 स्विच 1 में असाइन कर दी, स्विच 2 में भी वीलैन 10, 20, 30, 40 बनानी है, 3 में भी यही करना है और 4 में भी यही करना है। और वीलैन 1 की जो वीलैन स्विच 1 की जो वीलैन 10 है उसमें जो लगी डिवाइसेस हैं वो स्विच 4 की भी वीलैन 10 की डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ये बेसिकली आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्लास में जो फिजिकल लोग आएंगे उनके पास लैपटॉप, जिनके पास हैं कोशिश करें लैपटॉप साथ लेके आएँ, और जो नहीं है घर में डेस्कटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं वो ये कम्युनिकेशन करवाते हुए आप वीडियो बना के मुझे भेजेंगे कि ये कम्युनिकेशन हो रही है, या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर करेंगे। या फिर मैं अगर ये काम नहीं करेंगे तो मुझे क्वेश्चंस पूछूंगा, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि किन किन लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। जब आप ये प्रैक्टिकल कर चुके होंगे उसके बाद फिर हम इससे आगे लेके चलेंगे और इसको कैसे ऑटोमेट करना है, यही काम जो आप मैनुअली करेंगे इतनी ज़्यादा एफर्ट्स,
यही आप एक ही स्विच में करने से बाकी तमाम स्विचेस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब बताएं जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। आई थिंक क्लियर हो गया, दैट्स गुड। सब लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सीनियर लोग जो है ना, आज बस इतनी क्लास होगी, मेरी कोई कमिटमेंट्स है, मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, तो अभी भी मैंने बड़ी मुश्किल से मैनेज किया आप लोगों के लिए क्लास, जूनियर्स के लिए।